Students, this is my 13th lecture on some basic concepts of chemistry, and today I'm going to discuss very important topic, that is limiting reagent with you. So before getting knowledge about limiting reagent, we must understand the term stoichiometry and stoichiometric coefficients. I taught this topic in my previous lecture, that is lecture number 12 of +1 unit 1. Now let us start with one example. I have nitrogen gas which reacts with hydrogen gas to give us ammonia gas. So my reaction is N2 gas plus 3H2 gas gives 2 ammonia gas. Now what is this? This is a chemical equation, or more precisely, this is a balanced chemical equation where 1, 3 and 2 are known as stoichiometric coefficients. Now, thing is, what knowledge we get from these equations? This equation simply says, if we react 1 molecule of nitrogen with 3 molecules of hydrogen, we are going to get 2 molecules of ammonia. और हम इसको एक अच्छी तरह से कैसे कह सकते हैं, अगर हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन गैस है तो वो 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी और 2 मोल्स अमोनिया गैस बनेगी. तो इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट, मैटर की स्टेट क्या है, वो भी मेंशन की हुई है. तो दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन. नाउ यहां पे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है, बट एक ही एग्जांपल से आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं. जैसे ये जो नंबर है 1, 3, 2, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नंबर होता है. इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं. तो ये एक फार्मूला है, राइट, जिसमें 1 मोल, यहां से जो समझ में आ रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और 2 मोल्स अमोनिया बनेंगे. ओके, अब ये तो इस सेंस में हो गया ना, 1:3:2. लेट अस सपोज मेरे पास 2 मोल्स नाइट्रोजन गैस है. देन अब वो जो 2 है वो यहां नहीं लिखूंगा, ये मेरा फॉर्मूला है कि 2 मोल नाइट्रोजन के अगर लिए हैं तो वो किस प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे? 1:3 की प्रोपोर्शन में. मीन इसका 1 मोल है तो इसका 3 मोल रिएक्ट करे. तो अगर मेरे पास इसका 2 मोल है तो हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट करेगा? 6 मोल्स. क्यों? क्योंकि वो 1:3 की रेशो में रिएक्ट करते हैं. ये हमें इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से मिलती है. तो जो स्टूडेंट्स ज्यादातर गलती करते हैं वो ये गलती होती है, वो इन अमाउंट्स को, बिगिनर्स जो हैं वो यहां लिखना शुरू कर देते हैं. नो, ये हमारा एक फॉर्मूला है. ओके, जैसे मैंने अभी कहा, मैंने इसके 2 मोल्स लिए तो ऑब्वियसली उनकी रेशो क्या है रिएक्ट करने की? 1:3 है और प्रोडक्ट 2 मोल्स में बन रहा है. अगर वो 1 है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3 है, तो अमोनिया 2. सो इसकी कोएफिशिएंट्स क्या हो गए? 1:3:2. अगर मैं नाइट्रोजन डबल लेता हूं तो क्या करेंगे? 1:3:2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 6. ओके, एंड ये कितना होगा? 4. ये 1 है, ये 3 है, तो ये क्या है? 2.
इज दैट क्लियर? आप दोबारा समझ लीजिए, अगर ये मेरे पास 10 है, रेशो क्या है 1:3, तो अगर ये 10 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 30, क्योंकि अगर नाइट्रोजन 1 मोल रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन 3 मोल्स रिएक्ट करता है। ओके, तो ये क्या होगा 10, ये क्या होगा 30 और ये क्या होगा 20। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैंने अब ये अमाउंट 10 टाइम्स बढ़ा दी। ये आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये मेरे पास 5 मोल्स हैं, इसका मतलब मैं सारी ये जो रेशियो है 1:3:2, इसको साइड पे लिख लीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5, 15, 10। इज दैट क्लियर? ये सब कुछ मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से बतलाया है। एक बार सुनने से बातें याद नहीं होती है, उसको कम से कम 5 बार आपको जरूर सुनना चाहिए, फिर सोचना चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ अब मेरा सवाल यहां से शुरू होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। रिएजेंट हम रिएक्टेंट्स को कहते हैं। रिएजेंट मींस जो रिएक्टिव स्पीशी है, तो रिएक्टेंट्स आर जनरली रिएक्टिव वन, इसीलिए उनको हम रिएजेंट्स भी कहते हैं। सो लेट अस सपोज मेरे पास इसका 1 मोल है और हाइड्रोजन का 5 मोल है। पहले तो यहां से आप अपने आप को कन्विंस कीजिए, तो ये तो हम अपनी अमाउंट लेते हैं ना, मैंने नाइट्रोजन का 1 मोल लिया, हाइड्रोजन के 5 मोल लिए। अब ये यहां पे कंफ्यूजन शुरू होगी, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, हमने अमाउंट ली है। हम घर में कोई डिश बनाते हैं तो उससे पहले घर में सामान स्टॉक करके रखते हैं, सॉल्ट, ऑयल स्टॉक करके रखते हैं, और यूज कितना करते हैं जितना उस डिश का फॉर्मूला हमें बताता है। भाई 1 स्पून सॉल्ट लगना है या 2 स्पून सॉल्ट लगना है, उसी तरह ये फार्मूला है। सो आई हैव 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ व्हाट डू यू से? अमोनिया कितना बनेगा? क्या ये 5 के 5 मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे? थिंक अबाउट दिस। माय आंसर इज नो। वो रिएक्ट कैसे करेंगे? जो उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उस प्रोपोर्शन से। अगर आपके पास इसका 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल ही रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब इस 5 मोल में से 3 मोल रिएक्ट करेंगे। मैं इसको रब कर देता हूं इस बात को समझने के लिए। ओके, ये लीजिए, इसका 1 मोल है, इसके 5 मोल थे। ओके, और क्लियर कर देते हैं। इसका 1 मोल था, इसके 5 मोल थे। इस 5 में से कितने रिएक्ट करेंगे? 3। ओके, कितने रिएक्ट नहीं करेंगे? 2। एंड इसके कितने मोल्स बनेंगे? 2। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन थी वो हमारे पास एक्सेस में पड़ी थी, और रिएक्शन के बाद भी वो हाइड्रोजन एज सच पड़ी रह जाएगी। ओके, और मैं इस नाइट्रोजन को क्या कह सकता हूं? ये रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी की सारी अमाउंट कंज्यूम हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। तो जो रिएजेंट या रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और वो रिएजेंट जो रिएक्शन के बाद बच जाता है उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। सो विद माय टर्म, द रिएक्टेंट which is not consumed completely in the reaction is called excess reactant or reagent. वो reactant जो completely consume नहीं होता है उसको हम excess reactant कहते हैं, and reactant which reacts completely in the reaction is called limiting reagent. अब इस limiting reagent को properly समझने के लिए मैं आपसे NCERT का एक
सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें आपको प्रॉपरली एनालाइज हो जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या और कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ माय क्वेश्चन इज, इन द रिएक्शन A plus B2 gives AB2, identify the limiting reagent if any in the following mixtures. So मेरे पास रिएक्शन है A plus B2 gives AB2. So if you see the stoichiometry, it is 1:1. एक एटम, ये एटॉमिक फॉर्म है या मॉलिक्यूल फॉर्म है? इसका एक एटम रिएक्ट करता है तो इसका एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो इसका एक मॉलिक्यूल बनता है। अब मेरा पहला पार्ट है 300 एटम्स ऑफ A, ये 300 है, फाइन एटम्स, एंड ये 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 है। ओके, सो व्हाट डू यू से? इसका एक एटम इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, इसके 300 एटम्स इसके 300 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे। मेन ये नंबर कम दिया है, और जो कम होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करता है। इट मींस इस केस में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो B2 है। और अगर आपसे पूछूं इस रिएक्शन में AB2 के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, शाबाश, आंसर इज 200। क्यों? ये 200 के 200 इससे रिएक्ट कर जाएंगे, इसके 200 से रिएक्ट कर जाएंगे, और इसमें रिमाइंडर 100 होगा। या मैं ऐसे लिख दूं, ये 200 इससे रिएक्ट करेगा और 100 इसका एटम बच जाएगा। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या होगा आपके पास? 200 मॉलिक्यूल्स AB2 के फाइनल रिएक्शन होने के बाद एंड 100 एटम्स A के। सो इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट हमारा B2 है। ओके, बहुत आराम से केस को समझिए। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं। माय सेकंड केस इज 2 मोल ऑफ A and 3 moles of B2. ओके, एक के साथ एक रेट करता है, इसके 2 से कितने रेट करेंगे? 2 मोल। ये कम है, ये पूरा रेट कर जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट A हो गया। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं बचेगा कौन? B2। कितने मोल? 1 मोल इसका रिमाइंडर होगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा? 2 मोल्स। ओके, तो फाइनल रिएक्शन के बाद इसके 2 मोल होंगे, 1 मोल B2 का बचा होगा, और जो लेस अमाउंट में पड़ा है वो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट है। तो आप अब इजीली बात को समझ रहे हैं। नाउ माय थर्ड केस, 100 एटम्स ऑफ A and 100 atoms of B2. Now answer is again clear. There is no limiting reagent. उसी प्रोपोर्शन में पड़े जिस प्रोपोर्शन में वो रिएक्ट करते हैं। So there is no limiting reagent. रिएक्शन के बाद सिंपली इसके 100 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये 0-0 हो जाएगा क्योंकि ये कंप्लीटली रिएक्ट कर गया है। नाउ फोर्थ पार्ट, 5 मोल ऑफ A and 2.5 mole of B2. Now you can answer this way. शाबाश, ये कम है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, ये 2.5 मोल बनेगा, और इसका 2.5 मोल अनरिएक्टेड रह जाएगा। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, 2.5 मोल ऑफ A and 5 mole of B. Again simple. ये लेस अमाउंट में है, रेशियो 1:1, ये कंप्लीटली रेट कर जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। एंड इनिशियली ये जब रेट कर गया ये 0 हो गया, ये 2.5 बच गया, एंड 2.5 ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब जब रिएक्शन खत्म हो गया आपके पास टोटल 5 मोल्स हैं, 2.5 मोल्स AB2 के हैं, 2.5 मोल्स B2 के हैं।
सो दिस इज योर एनसीईआरटी प्रॉब्लम। तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम से हमें सब्जेक्ट में ग्रिप बनाने में बहुत मदद मिलती है। आई ऑलवेज गिव स्ट्रेस टू एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो आपको ज्यादा बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, आप सिंपली हमारे लेक्चर्स को सुनिए। हम हर बात को, हर तरह की बुक्स को ऑब्जर्व करने के बाद अपने लेक्चर्स देते हैं। सो कीप ऑन लिसनिंग। आप जितने ज्यादा लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। सो होपफुली ये एग्जाम्पल आपके कंसेप्ट को पक्का करने के लिए डेफिनेटली रोल प्ले करेगी। अब मैं आपसे एक और प्रॉब्लम लिमिटिंग रीजन को सिखाने के लिए डिस्कस कर रहा हूं। सी द स्टेटमेंट, 3 grams of hydrogen reacts with 29 gram of O2 to form water. Find the maximum amount of water that can be formed. आपके पास 3 grams हाइड्रोजन है एंड 29 grams O2 है, वाटर बन रहा है। कितना मैक्सिमम वाटर बनेगा? अब केमिकल इक्वेशन क्या है वो हम समझते हैं। यहां क्या लिखा है, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स टू वाटर लिक्विड। तो जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है वो 2:1:2 है। मीन इसके 2 मोल्स लेते हैं तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, इसके 2 मोल बनेंगे। अब मुझे इन टर्म्स ऑफ मास सम पूछा है। इन टर्म्स ऑफ मास में बात करूं, अगर ये 4 ग्राम रेट करता है तो ऑक्सीजन 32 ग्राम से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 है, तो 32 ग्राम 4 ग्राम से रेट करेगा, 36 ग्राम वाटर बनेगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब जो भी रिएक्शन होनी है वो इस प्रोपोर्शन में होनी है या इन मोलर रेशियोज में होनी है, क्योंकि मोल्स की सेंस में सम करना बहुत इजी होता है। अब बात यह है, ये 3 ग्राम्स है, राइट? अब 4 ग्राम नहीं है, दिस इज 3 grams and this is 29 grams. How can I attempt this question? मुझे ये पता करना होगा कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। वैसे तो यहीं से साफ क्लियर है, ये आपको 3 ग्राम दिया है, ये आपको 29 ग्राम्स दिया है। दिस इज 29 ग्राम्स। तो हम क्या कहते हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है? 32 ग्राम्स। क्लियर है ना ये रेशियो? 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा और 3 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 4 ग्राम 32 से, 1 32/4 एंड 3 ग्राम 32/4, 8 multiplied by 3, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स 3 gram hydrogen is going to react with 3 grams of hydrogen is going to react with 24 gram of O2. अब आपको ऑक्सीजन दिया कितना है? 29 grams. It means whole of the hydrogen is going to be consumed. It means which one is the limiting reagent? Hydrogen. Is that clear? इसी तरह आप ऑक्सीजन के कंपैरिजन में भी पता कर सकते थे कि 29 ग्राम ऑक्सीजन को रेट करवाने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए। वो कैसे करते हैं? 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन रेट करता है तो हाइड्रोजन 4 ग्राम चाहिए, राइट? 32 ग्राम ऑक्सीजन रेट करता है तो हाइड्रोजन 4 ग्राम चाहिए। अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन रेट करता है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए? 4/32। और अगर ये 29 ग्राम है तो कितना होना था? 4/32 इंटू 29 ग्राम। तब आप वहां से हाइड्रोजन कितनी रेट करनी है वो पता चल जानी थी आपको, और 29 के लिए डेफिनेटली ये वैल्यू 3 से ज्यादा आनी थी। सो समहाउ हमें ये पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। आपने देखा 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए जो ऑक्सीजन है वो 24 ग्राम है, और क्योंकि 29 ग्राम दिया है इसका मतलब जो लेसर अमाउंट में पड़ा है हाइड्रोजन वो लिमिटिंग रिएजेंट है। सो इसका 3 ग्राम रेट करेगा, इसका 24 ग्राम रेट करेगा, तो टोटल वाटर कितना बनेगा? 27 ग्राम्स। इज दैट क्लियर? तो 27 ग्राम टोटल वाटर बनेगा और हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद खत्म हो जाएगा एंड
ऑक्सीजन बच जाएगा। कितना बचेगा? 29 ग्राम दिया था, 24 रिएक्ट कर गया, 5 ग्राम रिमेनिंग बच जाएगा। इज दैट क्लियर? और आप इसको सिंपल वे से मोलर फॉर्म में भी कर सकते थे। 3 ग्राम के मोल्स कितने हुए? 2 ग्राम का 1 मोल होता है, इसका मतलब 1.5 मोल हाइड्रोजन थे। 1.5 मोल के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 2 के साथ 1 रिएक्ट करता है, एंड 1.5 मींस उसका हाफ रिएक्ट करता है ना। 1.5 है तो ये कितना होगा? 0.75 मोल्स। अगर इसका 1.5 मोल है तो इसका 0.75 मोल होगा, क्योंकि अगर इसका 2 मोल है, इसका 1 है, इसका 4 है तो इसका 2 है, इसका 8 है तो इसका 4 है, इसका अगर 1.5 है तो इसका कितना? 0.75, एंड 0.75 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मींस 24 ग्राम्स। तो आप इसको मोलर रेशियोज में भी सम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है। इससे पहले, इस लेक्चर से पहले, जो लेक्चर नंबर 12 है, मैंने उसमें आपसे स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिस्कस किया था। उसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब उसके लिमिटिंग रीजन के सम्स आपके साथ में और डिस्कस करने जा रहा हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर से पीछे मैंने आपसे इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिराइव करना है वो डिस्कस किया था। सो प्लीज स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी। इसीलिए आपको किसी भी जल्दबाजी में नहीं मूव करना है, आराम से सीखिए। आप जितनी बार मर्जी चाहे आप मेरे लेक्चर्स को रिवाइंड करके सुन सकते हैं। यही इन लेक्चर्स का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो कीप लिसनिंग और इसको सब्सक्राइब करते रहिए, अपने व्यूज देते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा हम आपके पास अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो लेके आए सबसे बढ़िया वे से, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।